प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। कल हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातें जो हैं उनका एक अहम इजलास हुआ है। उस इजलास में डिस्कस होने वाली बातों को अगर आप कल जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है उसके एजेंडे के साथ मिलाकर देखें तो दिखाई यह देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है। ऐसा लगता है इन दोनों चीज़ों को मिलाकर देखें, क्योंकि कल जो इजलास हुआ है उसका जो एलामिया हमारे सामने आया उसके 2-3 पॉइंट्स हैं। मसलन तहरीक इंसाफ अस्करियत पसंदों का जत्था है, अस्करियत पसंदों का एक जत्था इस जमात को करार दिया गया है। फिर कहा गया कि एक मुल्क में इंसाफ के 2 अलग अलग मयार कबूल नहीं किए जा सकते। फिर एक मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला भी कल इसमें हुआ और उसमें यह फैसला किया गया कि रियासती अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए इसमें अहम फैसले किए जाएंगे। अब जो कल मुश्तरका इजलास का एजेंडा जारी हुआ है उसमें यह भी शामिल है कि लॉ एंड ऑर्डर एंड टेररिज्म को डिस्कस किया जाएगा और रिस्पेक्ट फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन ये भी एक मौजू होगा। तो आप इन दोनों चीज़ों को मिलाकर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टारगेट दिखाई देती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अस्करियत पसंद जमात करार देने के इम्कानात जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि कम अज़ कम या तो इस पर कोई करारदाद आ जाएगी या फिर कोई कानून साजी की बात होगी या फिर कोई इसका फैसला होगा। कुछ इस किस्म की बातें जो हैं कल के मुश्तरका इजलास में होने जा रही हैं कि तहरीक इंसाफ को जो पार्लिमानी सियासत है, ये पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त भी दी जानी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ हैं, ये अस्करियत पसंदों का गिरोह है, ये दहशतगर्द हैं, ये पेट्रोल बम मारते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको आज ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कंसर्न इस पर शो किया है। किस अंदाज में किया है इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। कुछ मुकदमात में मज़ीद उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है, लेकिन साथ ही साथ नून लीग जो है वो इंसाफ के 2 अलग अलग मयार की बात बार बार कर रही है अपने लिए और तहरीक इंसाफ के लिए। वो समझते हैं कि इंसाफ की फराहमी में फ़र्क है। तो इन चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ हुमायूं अख्तर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं अख्तर साहब। आरफा नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आरफा साहब बहुत शुक्रिया। कुछ देर में राजा आमिर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे। तमाम मेहमानों को खुशामदीद मैं कहता हूँ। हुमायूं अख्तर साहब, कोई लाहे अमल तहरीक इंसाफ ने भी तय किया है कि अगर पाबंदी लग गई तहरीक इंसाफ पे तो क्या होगा? देखिए, इस तरह तो अब देखें कल क्या होता है पार्लियामेंट में। अव्वल तो ये इनकम्प्लीट पार्लियामेंट है। नंबर 2, किसी पॉलिटिकल पार्टी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार देना इतना आसान नहीं होगा कि पार्लियामेंट के एक रेजोल्यूशन में अगर कोई पेश होता है तो वो आप उसको करार दे दें। ये पूरा एक जुडिशल प्रोसेस मौजूद है इस मुल्क में। जुडिशरी अभी तक मौजूद है इस मुल्क में। और तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर के तो इससे बहुत बदतर और टेररिज्म के हालात पाकिस्तान में रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 1988 वो जहाज क्रैश हुआ, फिर 2008 में टेररिज्म अपनी हाईएस्ट लेवल पे था। बेनजीर साहिबा असैसिनेट कर दी गई थी। फिर 2013 के बहुत बुरे हालात थे। ये तो आज तक कभी प्रीटेक्स्ट नहीं बना इलेक्शंस को पोस्टपोन करने का। और जहां तक रिस्पेक्ट का ताल्लुक है, पीटीआई स्टेट के इदारों की बहुत रिस्पेक्ट करती है। और जो भी पार्टियां हैं वक्तन फवक्तन आपने देखा है कि इदारों के खिलाफ, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो सिक्योरिटी सर्विसेज हो, वक्तन फवक्तन सारी पार्टियां बात करती रही हैं। आमतौर पे जब हुकूमत से बाहर होती हैं तो वो खिलाफी बात करती हैं, जब अंदर होती हैं तो आमतौर पे साथ बात। ये कोई किसी किस्म का जवाज अगर कल कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई तो मेरी नज़र में जो इस मुल्क के हालात ऑलरेडी हैं, लॉ एंड ऑर्डर के, कॉन्स्टिट्यूशन हालात, इकोनॉमिक हालात, वो बद से बदतर होते चले जाएंगे। ये गलती हो सकता है बुखलाहट में, क्योंकि इनकी ग्राउंड पे पोजीशन तो बहुत खराब है। बुखलाहट में इस तरह की हरकतें करेंगे तो ना सिर्फ मुल्क के हालात खराब होंगे, इन पार्टियों के हालात भी बद से बदतर होते जाएंगे और इस चीज का एंड कोई नहीं होगा। ये बहुत गलत प्रेसिडेंसेस होंगे मुस्तकबिल के लिए। ये प्रेसिडेंसेस एक दफा बन गए तो ये बार बार इस्तेमाल किए जाएंगे और ये जमहूरियत के लिए कोई अच्छा अमल नहीं होगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आरफा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
पर अगर आप अस्करियत पसंद उसको सियासी जमात करार देकर उसे कलअदम करार दे भी दें, पाबंदी लगा भी दें, क्या इससे कितना फर्क पड़ता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम बदल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेमोक्रेटिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैट्रियट, कोई और नाम रख के अगर मैदान में आ जाती है तो ये एक्सरसाइज इसका हासिल क्या होगा? आपके ख्याल में इसके इम्कानात कितने हैं और क्या ये अमली तौर पर इस वक्त हुकूमत के लिए मुमकिन दिखाई देता है? शुक्रिया असद साहब। इम्कानात कितने हैं, मैं तो अभी भी बहुत पुरुमीद हूँ कि हमारे मुल्क के सियासतदान जिन्होंने खुद इस किस्म की पाबंदियां माजी में इतनी बर्दाश्त की हैं, इतनी ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं, वो ये फैसला करते हुए 10 दफे सोचेंगे और ऐसा नहीं करेंगे। अब देखें, ये कोई हमारी तारीख जो है ऐसे वाक़यात से भरी हुई है। पार्टीज़ को कभी बैन किया गया, एक वो वक्त था, ज़ियाउल हक का वक्त था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खबर अखबार में बहुत मुश्किल से छपती थी। मैगज़ीन्स होते थे, उनको कहा गया था कि आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर कवर पे नहीं छापेंगे। अब वो पावर में आई, उसके बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक से ज़्यादा मरतबा पावर में आई। हमने देखा कि मुशर्रफ साहब जब पावर में आए, उन्होंने कहा कि अब ख़त्म हो गई है PMLN की कहानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। वो पार्टीज़ भी वापस पावर में आई, उनकी लीडरशिप भी इस वक्त भी सियासत कर रही है। सो इस किस्म के जो फैसले होते हैं ना, वो आप कर भी दें तो तारीख उनको सही याद नहीं रखती। और हमारे सियासतदान जो सब हैं, उन्होंने ऐसे जो फैसले हैं उनकी सख्तियां भुगती हुई हैं। वो कैसे ये फैसला कर सकते हैं? मैं तो अभी भी यकीन नहीं करती इस बात की। हम अभी तक अपनी सुप्रीम कोर्ट को हर वक्त ये याद दिलवाते हैं कि उन्होंने फैसला दिया, भुट्टो को फांसी लगी, उन्होंने जो क्या कहते हैं उसको, मार्शल लॉज को डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत उन्होंने अपहोल्ड किया, उन्होंने उनको लीगल कवर प्रोवाइड किया। वो सुप्रीम कोर्ट को आज हम ये चीज़ें नहीं भूलने देते। आज सुप्रीम कोर्ट अगर कह रही है और इलेक्शन नहीं करने और सियासतदान इलेक्शन में ताखीर कर रहे हैं, तो ये बात भी याद रखेगी, तारीख याद रखेगी ये बात। और ये सियासतदान कैसे करेंगे? मैं तो अभी भी एज आई सेड यकीन करने को भी तैयार नहीं हूं कि ये फैसला वो कैसे करेंगे। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली इसकी भी कोई लीगैलिटीज होती हैं। ये कब से हमने फैसला कर लिया कि पार्लियामेंट के अंदर एक रेजोल्यूशन पास होगी और उसके बाद एक पार्टी जो है वो बैन हो जाएगी। इतना आसान होता है? आई मीन पार्टी को बैन करने के भी तरीके होते हैं। हमसे तो अभी तक जो सचमुच कलअदम तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो बैन नहीं होती हैं इस मुल्क में, उनके ऑपरेशंस नहीं रुकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही कैसे करेंगे? मैं तो आई विल बी वेरी अपसेट इफ इट हैपेंस, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि ये हम जमहूरियत के साथ और आइन के साथ क्या जो है वो PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से इलेक्शन लड़ना पड़ा। अवामी नेशनल अवामी पार्टी अवामी नेशनल पार्टी हो गई। MQM जो है वो MQM पाकिस्तान बन गई। तो जमातें तो ख़त्म नहीं होती नाम बदल लेने से या उसको बैन कर देने से या उसको मजबूर कर देने से कि वो अपना नाम बदल ले। और फिर अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है और ये एफर्ट की जा रही है, तो खुद पीपल्स पार्टी उसमें शामिल है। कल का जो इजलास हुआ है उसमें पीपल्स पार्टी बैठी हुई थी, अवामी नेशनल पार्टी की नुमाइंदगी वहाँ पर है। तो ये जमातें इनके लिए फैसला करना और उसको पर जस्टिफाई करना कितना मुश्किल होगा? जी, वही मैंने आपसे कहा ना कि ये तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। दो बातें हैं ना कि एक, इसका एक कानूनी तरीका है। वो कानूनी तरीका ना तो पार्लियामेंट से शुरू होता है ना पार्लियामेंट के ऊपर ख़त्म होता है। सो देयर इज़ अ लीगल प्रोसेस। उसको वो किस हद तक मैनेज कर सकते हैं, नहीं ये कर सकते, देखना है। दूसरा, तारीख इन पार्टीज ने खुद सफर किया हुआ है। और तीसरी बात, जैसे आपने खुद कही कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जमातें हैं वो ख़त्म तब होती हैं जब लोग वोट करना छोड़ते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने को फांसी चढ़ाने के बाद ज़ियाउल हक ने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो ख़त्म कर ले। नहीं हुई पार्टी ख़त्म, वो जीतती रही। अगर वो आज पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सच कोई वजूद नहीं है, तो वो लोगों ने फैसला किया है। वो ज़ियाउल हक ने फैसला नहीं किया, वो मुशर्रफ ने फैसला नहीं किया। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को PMLN को ख़त्म करने की कोशिश की, PMLQ बना दी, कोई फ़ायदा उससे हुआ? PMLN आज भी मौजूद है। अब वो अगर उनको कोई मसला होगा इस इलेक्शन में, तो वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से होगा और लोगों की के फैसले से होगा।
अगर जब तक जमहूरियत है, जैसी भी जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर, अवाम फैसला करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज कितनी बड़ी होती हैं कितनी छोटी होती हैं। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 2018 में ये पावर में आई, सारी दुनिया कहती रही कि इलेक्शन मैनेज हुआ था। आज लोगों ने फैसला कर लिया है तो लोग कहते हैं कि अगला इलेक्शन वो जीतेंगे और उनको कोई रोक नहीं सकता। सो ये इस तरह की ना कोशिशें हमें करनी चाहिए, और सबसे पहले तो मैं यही उम्मीद करूंगी कि हमारे सियासतदान सोचें कि क्या उनको ऐसे करना चाहिए। जी बिल्कुल सही है। हमायूं अख्तर साहब, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आप ही की हुकूमत के दौरान एक सियासी मजहबी जमात ने खूब तोड़ फोड़ की, सड़कें बंद करना शुरू की, तो उसके नतीजे में आपने खुद उसको बैन करने की बात की और उस तरफ कदम बढ़ाया भी, उसको बैन भी किया। यहाँ पर आपकी जमात के कुछ लोगों की तरफ से या कारकुनों की तरफ से या सपोर्टर्स की तरफ से जलाओ घेराव तो बहरहाल हुआ है, गाड़ियां तो जलाई गई हैं, अमलाक को नुकसान तो पहुंचाया गया है, ज़मान पार्क में पेट्रोल बोतलों में भर के फेंके गए हैं, आप उसको पेट्रोल बम का नाम दें या कोई और नाम दें। तो यही चीज़ें होती हैं जिसकी बुनियाद पर किसी जमात पर अस्करी जमात का लेबल लगता है। आप खुद सोचिए, एक साल पहले किसी हुकूमती जमात ने पीटीआई को अस्करी जमात कहा था? नहीं कहा था। मैं समझता हूं कि पीटीआई के जो रैलीज हैं या जलसे हैं, देखिए हमारी रैली जलसे में ख़वातीन, इन्फेंट बच्चों के साथ पूरी फैमिलीज आती हैं, ज़मान पार्क के बाहर भी वो होती हैं। हमारी पार्टी किसी सूरत में यकीन नहीं रखती कि वो तोड़ फोड़ करे या नुकसान हो किसी स्टेट का या लोगों को नुकसान पहुंचे। ये जो वाकयात हुए हैं पिछले चंद हफ्तों में, जो हाई हैंडेडनेस आपने देखी है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये किस नौइयत की केयर टेकर हुकूमत है पंजाब में, कि जो इस्लामाबाद की हुकूमत है उससे ज्यादा स्टबन और उससे ज्यादा बायस्ड नजर आ रही है। और यहाँ तक कि कल कहा गया है कि पुलिस को अगर पुलिस हाथ तोड़ के रख देगी, ये कहाँ की बातें हो रही हैं हमारे मुल्क में? मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या बातें, टोटली गैर सियासी लोग वो पुलिस के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ अब तोड़ेंगे। ये एक मुझे जरा बताइए कि बिल्कुल सही है, ये तो कशीदगी की तरफ इशारा कर रहा है माहौल, और इस खुदा ना खास्ता इससे तो दर्जा और बढ़ सकता है। हमारे साहब एक मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ प्रोग्राम में। राजा आमिर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन स्टूडियो में आ गए हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उनको फिर शामिल गुफ्तगू कर लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राजा आमिर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, ये बताइए कि एक सियासी जमात को बैन करने का क्या तरीका है, कानूनी तरीका क्या है? देखिए, लफ्ज़ आपने सियासी जमात जब कह दिया तो सियासी जमात को किसी मुल्क में बैन नहीं किया जाता। और वो अगर अस्करी हो जाए तो? अस्करी तो अगर होगी तो उसके बहुत ही गहरा एक टेस्ट है। उसके अस्करी होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ऐसे शवाहिद हो कि या तो उसमें जो टेररिज्म है उसके ऐसे, जिसको कहते हैं ना ऑन द सरफेस ऑफ इट फ्लोटिंग, ऐसे शवाहिद हैं कि जो हुकूमत के पास मौजूद हैं, और उन शवाहिद पे हुकूमत अगर कोई चीज़ रेफरेंस बनाती है तो हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है कि उसको डिफंक्ट करार दे या उस पर बैन लगाए। उसके लिए जो हमारा कानून है वो बड़ा क्लियरली मैंडेट देता है और क्लियरली कहता है कि जी द मैटर वुड गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें फिर दोनों पार्टीज़ को फ्री कैन को बुलाएगी, और सुप्रीम कोर्ट अगर कन्विंस होती है कि वाकई ही ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, जो कि एविडेंस ये नहीं होता है जिसमें आपके पास एविडेंस है कि जी कोई ऐसा इंटरनेशनल जो हमारे दुश्मन कंट्रीज़ हैं उनके साथ किसी का ताल्लुक है या और चीज़ें हैं। हमने तो यहाँ पे देखा जी वो पार्टी जिनके बंदे अरेस्ट किए हुए इन्होंने, और वो अरेस्ट रहते हैं, लेकिन जब वोट की ज़रूरत पड़ती है, आपको याद होगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली नो कॉन्फिडेंस की बात, तो जेलों से उठा के ले आए थे। तो डिफंक्ट करना या बैन लगाना, दिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके होते हुए मैं समझता हूँ इसकी पॉसिबिलिटी
जीरो है, बिल्कुल कोई चांस नहीं कि हाँ आप ये समझे कि जी पूरी सुप्रीम कोर्ट को क्या आप इस अंदाज में कन्विंस कर सकते हैं? ऐसे किसी मुल्क में, और वो पार्टी के जो चंद माह पहले हुकूमत में हो और दुनिया में उसकी एक नाम हो, उसकी लीडरशिप की, तो उसको बैन अगर करना। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कोई करारदाद मंजूर हो जाती है तो उसकी क्या अहमियत होगी? देखिए, पहली बात तो है, इसको पार्लियामेंट जब कहते हैं हम, तो सुप्रीम कोर्ट पहली बात अभी जो नैब के अमेंडमेंट्स हैं उसमें कहते हैं जी क्या ये एक मुकम्मल पार्लियामेंट है? क्या इस पार्लियामेंट के जो इकदाम हैं उनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो एक मुकम्मल पार्लियामेंट के, क्योंकि जिसमें लार्जेस्ट पार्टी है वो इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर है, तो इसको क्या हम पार्लियामेंट कह लेंगे? और अगर पार्लियामेंट कर भी ले तो पार्लियामेंट का चाहे मुश्तरका इजलास हो, चाहे सूबाई, सारे भी मिल जाए ना, उनके पास कानून में कोई इख्तियार नहीं है। मैक्सिमम वो ये करेंगे कि जी हुकूमत को रेफरेंस, और अब मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि पार्लियामेंट सिर्फ ये चंद जो वज़रा जो उनसे हैं इनका नाम नहीं है, जिसमें 2-3 ही ऊपर नज़र आ रहे हैं हमें। पार्लियामेंट में बड़ी पुरानी पार्टीज हैं जिन्होंने जद्दोजहद की हुई है, और पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री देखें कि जब बैन करने की कोशिश की गई या पीपल्स पार्टी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो पीपल्स पार्टी इन चीज़ों को समझती है, वो कभी भी इस गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। बफर्ज मान पीपल्स पार्टी वैसे कल के तवील इजलास में शामिल थी अपनी पूरी प्रेजेंस के साथ। शामिल होना अच्छी बात है, शामिल होने में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, वो अपोज करें, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है। ये सिलसिला अगर शुरू होता है और दोबारा जो इस पे चेक रखा गया है वो चेक इतना खूबसूरत है कि जनाब पार्लियामेंट जो मर्जी कर ले, क्योंकि पार्लियामेंट को आप समझते हैं कि पॉलिटिकल राइवलरी में वो कुछ भी पास कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इसको कौन क्लियर कराएगा? सुप्रीम कोर्ट कैसे, क्योंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई चैम्बर में बैठ के नहीं, इसकी हेयरिंग्स होंगी, पार्टीज आएंगी, दुनिया देखेगी, और ये नहीं कि आपका मीडिया जौन सा ये अपनी मर्जी की चीजें दिखाता है वो देखेगा। एक नया मुतालबा सामने ना आ जाए कि पहले अदालत से ये फैसला किया जाए, फिर इलेक्शंस होंगे, ये अस्करियत पसंद जमात है या नहीं है, फिर इलेक्शन होंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। तो ये एक नया मुतालबा ना सामने आ जाएगा दिन में। देखिए, ये मुतालबे तो आते रहते हैं, लेकिन वो जब आगे से अदालतों से जो फैसले और जिसकी उम्मीद है, यही मुतालबा किया गया था, लेकिन अदालत ने तो 90 दिन का कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कराइए ब्रेवेस्ट पॉसिबल टाइम के ऊपर, और वो हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। सही है, चलिए अब इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के ताखीर का शिकार हो जाने के इम्कानात भी हमें नजर आते हैं। आरफा साहबा, एक तो मैं फवाद चौधरी साहब की ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूं और व्यूअर्स के सामने भी, और उनका एक छोटा सा बयान, फिर मैं आपके सामने सवाल रखता हूं। और फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट ये की कि हुक्मरान इत्तेहाद की मीटिंग के नतीजे में एक मुज़हिका खेज प्रेस रिलीज सामने आई है। डमी पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाकर अवाम के हुकूक को पामाल करने की कोशिश जारी है। मुल्क में आइन को खत्म करके एक ऐसा ग्रुप मुसल्लत कर दिया गया है जिसकी अवाम में कोई हैसियत नहीं। अवाम से खौफजदा गिरोह सिर्फ जबर पर कायम है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात को आगे ले जाने की कोशिश की गई तो इसको तस्लीम नहीं करेंगे। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। आप टकराव की पॉलिसी से पीछे हटे, बातचीत की तरफ आए। अवाम को मुक़्तदर आला मानना पड़ेगा, अवाम को फैसलों का हक देना पड़ेगा। हम एक बड़ी तहरीक के लिए तैयार हैं और इस तहरीक का आगाज़ किसी वक्त भी हो सकता है। अगर इंतखाबात को आगे ले जाने की कोशिश की गई, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे, और हम ये जो निगरान हुकूमतें हैं इनको भी हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे। 90 दिनों से आगे ये हुकूमतें एक दिन नहीं रह सकती, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा आइनी और सियासी बहरान होगा। अच्छा, अब आरफा साहबा, एक तो मसला चले एक सियासी जमात को बैन करने का या ना करने का है, और उसमें आपने तो और डायमेंशंस में गुफ्तगू करते हुए उसकी मुखालफत की है। कानूनी तौर पर राजा मेरे पास आप समझते हैं कि ये मुमकिन भी नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। अब दूसरी बात इलेक्शंस के ताखीर का शिकार होने की है। ये सारी गुफ्तगू, ये सारी कोशिशें, ये सारी मीटिंग्स, इजलास, बैन करना ना करना, ये सिर्फ इलेक्शंस की को डिले करने के लिए हो रहा है। पीटीआई इसके लिए तैयार दिखाई नहीं देती, क्या होगा? मुझे ये बताएं असद साहब कि आप चले इलेक्शंस में ताखीर कर भी लें, क्या उससे हमारा IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा? उससे इस वक्त जो मुल्क में महंगाई है उसको कोई फर्क पड़ जाएगा? आप आम लोगों से बात करें, इस वक्त लोग इतनी मुसीबत में हैं, उनके लिए इतनी परेशानियां हैं, और मुल्क में जो सियासतदान हैं, जो बाकी अदारे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा है, वो किसी और सिमत में चल रहे हैं।
देखें, ये हम जमहूरियत रखते हैं मुल्क, किसी भी मुल्क में हम एक सिस्टम गवर्नेंस का रखते हैं, तो उसका मतलब तो यही होता है ना कि हमने लोगों को खुश करना है या लोगों की ज़रूरतें पूरी करनी है। ये हमने अपनी सियासत को एक ऐसे मोड़ पे पहुंचा दिया है जहां लोग जो है वो कुचले जा रहे हैं महंगाई की वजह से, मसाइल की वजह से, और हमारे सियासतदान जो है और इदारे जो हैं वो पता नहीं किसी और डगर पे चल रहे हैं। तो देखें, हमें ये देखना चाहिए, और हमारे सियासतदानों को, हुकूमत को, इदारों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसमें शामिल है, इन सबको ये सोचना चाहिए कि ये इलेक्शंस हमने करवाने हैं या नहीं करवाने, हमने किसी पार्टी को बैन करना है नहीं करना, हमने लोगों को अरेस्ट करना है या नहीं करना। इससे आप मुल्क के मसले नहीं हल कर रहे। वो फैसले करें जिससे कोई इकोनॉमी में बेहतरी आए। आप इलेक्शंस ये नहीं करवाते, ना करवाएं, शहबाज शरीफ साहब बैठे रहें, अगले साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, भाई फिर कोई रीस्ट्रक्चरिंग ही कर लें इकोनॉमी की। आपने कोई टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट लानी है, लगाएं, जल्दी करें, ताकि फैसले करें, इकोनॉमी को तो मेल्टडाउन से बचाए ना। तो आपने जो इकोनॉमी को भी नहीं बचाना और इलेक्शंस नहीं करवाने, तो फिर करवाना क्या है? सही है। बुनियादी नुक्ता आपका आरफा साहब ये है कि अगर तो आपका कोई ऐसा कोई इकोनॉमिक प्रोग्राम चल रहा है जिसके समरात 4 महीने में या 6 महीने में आ जाने हैं, तो फिर तो आप इलेक्शन को 4-6 महीने के लिए डिले कर दें। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज चल ही नहीं जिसके बुनियादी मेरा पॉइंट ये है कि देखिए, आपने अगर इलेक्शंस नहीं करवाने क्योंकि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, असद साहब मेरा बुनियादी पॉइंट ये है कि आपने अगर इलेक्शन नहीं करवाने क्योंकि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब पसंद नहीं है, या आपको लगता है कि वो पावर में आएंगे तो बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, तो आप फिर जो इंस्टेबिलिटी इस वक्त है उसको तो एड्रेस करें ना, आप कोई फैसला तो करें ना। आपने अगर इलेक्शन नहीं करवाने तो अनाउंस कर दें कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने। अभी तो कोई फैसला ही नहीं हो रहा, कोई कुछ हमें बताता ही नहीं है। एक हम अजीब लिम्बो में चले जा रहे हैं जहां लोग कहते हैं इलेक्शंस जो है उनकी तारीख आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, फिर हुकूमत में से कोई उठ के कहता है कि इलेक्शंस तो नहीं हो सकते। अरे भाई, अगर नहीं हो सकते तो अनाउंस कर दें। इलेक्शन कमीशन जो है वो रोज मीटिंग्स बुला लेते हैं, उसके बाद कोई फैसला नहीं होता है। आप कहते हैं कि कोई कहता है कि जी टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ जाएगा, तो मैं वो कह रही हूँ चलें वो फैसला कर ले। भाई कोई फैसला तो करे ना। मैं तो सिर्फ अब ये कह रही हूँ कि आप जमहूरियत को भी छोड़े, आप फैसला करके हमें बताएं कि फैसला करना क्या है। सही, किसी फैसले पर तो पहुंचे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक तासुर बड़ा आम है हुमायूं अख्तर साहब, वो ये है कि अगर इस वक्त इलेक्शन हो भी जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी आ सकती है, तो इस वक्त जो इकोनॉमी की सिचुएशन है और इस वक्त जो IMF की कंडीशंस हैं, जो अगर नई हुकूमत आ भी जाएगी तो ये कंडीशन मोर लेस यही रहेंगी, इसमें फ़र्क नहीं पड़ा, और ये बड़ी सख्त कंडीशंस हैं। तो इकोनॉमिक्स जो सोल्यूशन है वो शायद किसी सियासी जमात के पास इस वक्त है नहीं। क्या आपको लगता है कोई रास्ता है अगले 4, 6, 8 महीने में कोई ऐसा कोई क्रैश प्रोग्राम जो चीज़ों को बेहतर कर सके? 2-3 चीज़ें हैं जी। इस वक्त पंजाब और KP में किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का कह चुका है कि उसमें 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। अगर PDM को एक टाइम पे इलेक्शन चाहिए तो मोस्ट वेलकम, आप असेंबलीज जो बाकी हैं इंटैक्ट उनको डिसॉल्व करें और एक वक्त में इलेक्शन करा लें। ये जो बहस है कि इलेक्शन डिले होंगे नहीं होंगे, ये अब इसमें एक सुप्रीम कोर्ट अभी तक बैठा हुआ है। दूसरा, मैं बिल्कुल इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता कि किसी भी सियासी पार्टी के पास इस मुल्क के इक्तिसादी मसाइल हल करने का किसी किस्म का कोई इल्म मौजूद नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि एक रीज़न, इस वक्त 2 रीज़न है। मैं समझता हूँ कि एक तो हुकूमत भी किसी जल्दी में मुझे नहीं नज़र आ रही कि IMF से वो बातचीत मुकम्मल करे। वो कह रहे हैं ठीक है, इकोनॉमिक इमरजेंसी के टाइप शायद हमको बहाना बना लें, और मुझे एक्चुअली IMF भी किसी बहुत जल्दी में नजर नहीं आ रही। जो पाकिस्तान में ये हालात देख रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, मुझे तो ये दोनों चीजों में अभी, मैं आपको एक क्वेश्चन गोई करूं, मुझे IMF का 9th रिव्यू, IMF की कोशिश भी ये है कि सर एक दफा नई हुकूमत आ जाए तो उसी के साथ डील करें, वरना रीस्ट्रक्चरिंग पे जाना पड़ेगा। हेलो जी, देखिए इस वक्त मुझे ये मानना नजर नहीं आ रहा, ये इस वक्त नहीं हो रहा, और इस वक्त मैं समझता हूं कि इन चीजों को देर करना
बहुत ही पेचीदा मामलात होंगे। इस वक्त इलेक्शन की तरफ इस मुल्क को जाना चाहिए। हमारे पास और ऑप्शन कोई नहीं। हम जितना डिले करेंगे, दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, ये इंटरनेशनल ऑलरेडी पिछले 20-25 साल से पाकिस्तान के जो टेररिज्म रिलेटेड मसाइल हैं वो आपके सामने हैं। अब देखें, लो एंड बेहोल्ड 1 साल के बाद पीडीएम कह रही है कि पीटीआई जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, सबसे पॉपुलर जमात है, जो 4.25 साल बरसर इक़्तिदार रही है, पंजाब में बरसर इक़्तिदार रही है, वही टेररिस्ट जमात है। इमेजिन करें कि हमारे मुल्क के जो दुश्मन हैं वो इस चीज को अब आगे क्या करेंगे, सिर्फ इसलिए कि चंद दिन की इनकी हुकूमत और कायम रह जाए। देखिए, हुकूमत कितने दिन कायम रहेगी? महीना, 2 महीने, 3 महीने? ये जो बहाने हैं एक प्रेसिडेंट सेट करके आप कितना पोस्टपोन करना चाहते हैं? अगर हमारे पास इक्तिसादी हालात ठीक ना हुए या लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना हुआ तो क्या 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल ये इलेक्शन नहीं होंगे? कौन ये फैसले करेगा? ये तो टोटल एनार्की की तरफ आप जा रहे हैं। सही। असद साहब, मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहती हूँ। डू आई हैव योर परमिशन? राजा मेरे पास साहब। जी प्लीज आरफा साहब कहिए। ये जो हुमायूं साहब बात करें ना सर, इस वक्त IMF का प्रोग्राम जो है वो फंसा हुआ है। उसकी पार्टली एक आध वजूहात हैं, वो ये है कि जो हमें हमारे दोस्त ममालिक से पैसे जो आने थे वो अभी नहीं प्रॉमिस हो रहे। हमारी एक्सटर्नल फंडिंग अभी पूरी नहीं हुई। और सर, आज ही न्यूज़ अखबार में एक सऊदी डिप्लोमेट जो है, साबिका एम्बेसडर रहे हैं पाकिस्तान में गालिबन, उनका भी एक आर्टिकल छपा है और वो पाकिस्तान को बता रहे हैं वो वाली चीज़ें जो हमारी सरबराह जो इदारे हैं और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको समझ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि आप लोग बैठे, आप लोग आपस में बात करें, रूल्स ऑफ द गेम सेट करें, फिर आगे बात बढ़ेगी। यानी कि वो भी, मुझे तो यही समझ आया उससे कि हमारे अब दोस्त ममालिक भी हमें कह रहे हैं कि अपने मसले हल करोगे तो हम लोग आप लोगों की मदद करेंगे। हमने आपकी इस तरह मदद नहीं करनी कि आप लोग आपस में लड़ते ही चले जा रहे हैं, आपके पास कोई प्लान ही नहीं है और हम आपको पैसे देते चले जाएं ताकि आप विदाउट अ प्लान वो पैसे खर्च कर दें। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज़ मुझे फवाद चौधरी साहब का जो बयान राजस्थान में सुनवा रहा था, उसमें वो कहते हैं कि 90 दिन से 1 दिन भी ऊपर निगरान हुकूमत जो है वो अपनी हुकूमत को नहीं चला सकती आईनी और कानूनी तौर पे। अब मेरा सवाल ये है कि पंजाब की जो इंतखाबात की तारीख अभी तक हमारे पास है वो भी 90 दिन से कुछ 10-12-15 दिन ऊपर है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की तो तारीख ही नहीं आई। वो अब जब भी होगी वो 28 मई के शायद बाद ही की कोई तारीख आएगी, क्योंकि पहले 28 आई थी, अब तो और दिन भी गुजर गए। तो फिर 90 दिन जो कि अप्रैल के दूसरे अशरे में पूरे हो जाएंगे दोनों हुकूमतों के, उसके बाद कौन सी हुकूमत करेगी? देखिए, अब ये वो सिचुएशन है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पंजाब की हद तक तो फैसला आ गया। उन्होंने एक सेविंग उसमें पैराग्राफ दे दिया कि ठीक है, इसको अगर हम एक एक्सटेंड करते हैं इस सारे सिस्टम को तो दैट वुड बी द ब्रेवेस्ट क्लोजेस्ट पॉसिबल जो भी डेट होगी वो आ गई कि जनाब आपकी 30 अप्रैल, दैट इज़ द मैक्सिमम। उसको सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट कर देगी। उसमें भी एक्चुअली तो अगर आप देखें तो जो केयर टेकर्स हैं उनका जो पर्पज़ है वो पर्पज़ है कि टू फैसिलिटेट द स्मूथ एंड फ्री इलेक्शंस, और उसके पास तो कोई मैंडेट ही नहीं है, आईनी तौर पे उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये जो हम देख रहे हैं पंजाब में केयर टेकर हुकूमत ने सिलसिले शुरू किए हुए हैं, जिस अंदाज में वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसने ये किया है, ये तो अगर आप इलेक्शन एक्ट 2017 को देखें उसमें पूरा उसका मैंडेट दिया हुआ है कि उन्होंने आना है कि ऐसी गवर्नमेंट के तौर पे जो किसी तरफ टिल्टेड नज़र ना आए, जो आपको एक बिल्कुल न्यूट्रल नज़र आए कि जो ये काम कर रही है कि जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस की कंडक्ट। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने एक तरह की ये प्री पोल रिगिंग हमें नज़र आ रही है कि आप एक पार्टी को बिल्कुल इलेक्शन कैंपेनिंग की तरफ, आप इलेक्शन जोन में जाने नहीं दे रहे। बहरहाल हर अमल का एक आर्गूमेंट मौजूद है, पंजाब हुकूमत के पास भी मौजूद है कि जी इन्होंने पुलिस वालों पे हमला किया, इन्होंने जो है वो एक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की, इसलिए ऑपरेशन किया गया। इसका जवाब हाईकोर्ट दे चुकी। पुलिस वाले तमाम सिलसिले को उसने रोका और उसके बावजूद हुकूमत ने ये सिलसिला किया ना। वो फैसला आपके सामने है जिसमें कह दिया गया कि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एक खातून पुलिस ऑफिसर और ये 3 जाएं और जो अपनी तफ्तीश करनी है करें। और इसी तरीके से आपने देखा कि जी केपी में गवर्नर साहब के खिलाफ पहले भी उन्होंने उस जजमेंट में लिखा कि जी ये अपनी जो आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने से कासिर रहे, और अब फिर वो नहीं कर रहे। दोबारा से कल गालिबन उन्होंने वो फाइल भी कर दी है पिटीशन,
तो नाउ इट ऑल डिपेंड्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उन्होंने अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी कराना है, डिफेंड भी कराना है, और ये देखना है कि जो आइन की सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि अब हम वो जो जस्टिस मुनीर के दौर से तो आ चुके हैं, अब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट कोई नजरिए ज़रूरत के तहत चलने के लिए तैयार नहीं है। और हमें जो नज़र आ रहा है वो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तब ही होगी कि नो मैटर व्हाट, इवन इफ द हेवंस फॉल, आपने इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है। और गवर्नर साहब जिनके बारे में उनके अपने जो सीएम हैं वो क्या फरमा रहे हैं आपने देखा होगा, तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली हमें नज़र आ गया कि हुकूमत अभी भी इस तरफ जा रही है कि इलेक्शंस ना हो। ठीक इलेक्शन ना होने की सिर्फ और सिर्फ जो वाहिद वजह नजर आ रही है वो नजर आ रही है कि जी उन्हें इलेक्शन में नजर आ रहा है कि हम तो, और ओपनली वो कहते भी हैं कि हमने जो मेयर्स लिए हैं, मुश्किल फैसले किए, उसके बाद हमें इलेक्शन, लेकिन क्या आईने पाकिस्तान इस चीज की इजाजत देता है कि मुश्किल फैसले के बाद इलेक्शन के बाद आप 2 साल और मुश्किल फैसले करते रहें और फिर जाके कहेंगे इलेक्शन होने? नहीं। तो अल्टीमेटली अब जा रही है बॉल सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करे। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि आप आपस में बैठें, ठीक है, एंड द बेस्ट कोर्स इज के बैठ के ये फैसला करें कि जी अब जब दुनिया ये चाह रही है, अवाम ये चाह रही है, अदालतें चाह रही है कि मुल्क में जनरल इलेक्शंस हों जी, तो व्हाई नॉट लेट्स गो टुवर्ड्स के जी नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट सारा ये जनरल इलेक्शंस होने चाहिए। जी बिल्कुल सही है। मगर एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है। आरफा साहबा, एक ट्रस्ट डेफिसिट है हुकूमत और अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान में। तहरीक इंसाफ को लगता है कि अगर हम बातचीत के लिए बैठेंगे तो ये 2 महीने के बाद की बात करेंगे और कहेंगे कि जी चलिए ठीक है, हम 2 महीने पीछे आ जाते हैं, आप 2 महीने आगे चले जाइए। लेकिन तहरीक इंसाफ को लगता है कि अगर हम ये बात मान गए तो फिर ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, 2 महीने बाद भी नहीं कराएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नहीं करा रहे वो बाद में कैसे कराएंगे। तभी तहरीक इंसाफ कहते हैं कि नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट करें। क्या आपको कोई रास्ता ऐसा नजर आता है कि जहां पर ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म किया जा सके और ये आपस में ही बैठ के सियासी जमातें कर लें? क्या ये इन हालात में मुमकिन दिखाई देता है? असद साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचना पड़ेगा और बाकी जमातों को भी सोचना पड़ेगा कि सियासतदान हमेशा बैठते हैं और गुफ्तगू करते हैं और उसमें से ही रास्ता निकलता है। ट्रस्ट डेफिसिट तो फिर हर किसी के साथ है इस मुल्क में, कौन सा कोई इदारा नहीं ऐसा बचा जिसको हम कहें कि वो उस पे सबको भरोसा है। तो फिर इसी तरह बात करने से ही आगे मुल्क बढ़ेगा ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि सर सियासी जमातें सियासत करती हैं, पावर में आने के लिए कहती हैं कि पावर में हम लोगों को की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आ रहे हैं। तो इस वक्त फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचना पड़ेगा कि क्या ये ट्रस्ट डेफिसिट उनके लिए जो है इसको एड्रेस करना ज्यादा जरूरी है, या कौन से ऐसे वो फैसले करेंगे जिनसे लोगों को आराम मिलेगा, इस इकॉनमी को, इस मुल्क के लोगों को, उन सब की जिंदगी शायद बेहतर होगी अगर ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसमें बेहतरी आएगी। बैठना पड़ेगा, बैठेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इसी तरह लड़ते रहेंगे, इसी तरह जमान पाक के ऊपर पुलिस टेयर गैस के शेल्स मारेगी और इसी तरह जो कारकुन है वो पेट्रोल बॉम्ब मारेंगे, तो फिर उसमें तो लोग ही मरेंगे ना। उसमें ना इमरान खान का कोई फायदा होगा ना ऑपोजिशन का कोई फायदा होगा। बैठ जाएं, बात कर लें, इलेक्शंस की तारीख सेट हो जाए, डिस्ट्रस्ट अगर है तो देख लें, शायद उसमें कोई बेहतरी लोगों की हो जाए। क्या लोग मरवा के जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो एड्रेस हो जाएगा? जी बिल्कुल सही है। इस पर आप हमारे साहब क्या कहते हैं? क्या तहरीक इंसाफ इस बात को तैयार हो सकती है इस बात पे कि जी चलिए पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करा दें, हम आगे चले जाते हैं भाई, जून में चले जाते हैं? चंद दिन पहले इमरान खान साहब ने भी कहा, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि आप जहां कहेंगे हम बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन मसला यह है असद साहब के PMLN के बीच में आवाजें मुख्तलिफ हैं। लंदन से और मरियम नवाज साहिबा की कोई और आवाज है, और उसके बाद मजबूरन प्राइम मिनिस्टर साहब भी कुछ बोल देते हैं, शाहिद खाकान और उनका जो ग्रुप है वो कोई और आवाज है। अब मुझे ये बताइए कि हमारी इस ऑफर के बाद अब कल जो मीटिंग हुई है और अब कल जो एक जॉइंट सेशन जो इनकम्प्लीट पार्लियामेंट है बुलाया जा रहा है, ये कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं? ये कोई PTI को पैगाम मिल रहा है कि आइए हम बातचीत करने को तैयार हैं? वो तो हमें टेररिस्ट जमात बनाने के चक्कर में है, जो कि 4 दिन पहले का नैरेटिव आया है और उन्होंने बिजली की तेजी से मूव करके वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं। राजा साहब ने फरमाया कि आसान प्रोसेस नहीं होता,
और वो तो टेररिस्ट जमात बनाने के चक्कर में, आर दीज द CBMs रिक्वायर्ड फॉर PTI टू सिट विद देम? राइट सर, एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है, कौन लेकर जा रहा है? एक तो मुश्ताक गनी साहब गए हैं, क्या उन्हीं की दरख्वास्त को सुनकर राजा आमिर अब्बास साहब जो भी बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने अब डिसाइड करना है, क्या आर्गूमेंट्स होंगे मुख्तलिफ सियासी जमातों के पास इस वक्त इलेक्शन को ताख़ीर डिले करने के लिए? इलेक्शन कमीशन जो ग्राउंड्स बना रहा है वो अभी तक, अगरचे वो एक मीटिंग हुई है लेकिन उसका एलामिया या प्रेस रिलीज़ हमारे सामने नहीं आई। क्या होने जा रहा है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी जो हुमायूं साहब बात कर रहे थे उसका मैं वो आरफा साहबा ज़रा इस पर आपकी राय लेना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले बयान दिया कि मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ, बड़ा एक मुस्बत इशारा उसको माना गया मुख्तलिफ एनालिस्ट की तरफ से कि जी इमरान खान बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन अगले ही दिन उनके घर पे रेड हो गई, इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन हो गया, या कारकुनों के ऊपर ऑपरेशन हो गया, रैली को रोकने के लिए दफ़ा 144 लग गई। अब दोबारा से अगर कल बात हुई है, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि जी ठीक है बैठते हैं, आप वक्त और डेट बता दीजिए, और उसके बाद अब तहरीक इंसाफ को एक दहशतगर्द तंजीम करार देने की बात हो रही है। तो क्या हुकूमत भी संजीदा है इस बात में कि नहीं कि मुज़ाकरात किए जाएं? हुकूमत को संजीदा होना चाहिए। असद साहब, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 3 साल हुकूमत थी उसमें बार बार क्या कहते रहे? इमरान खान साहब पे तनकीद क्या हुई कि जी आप देखें कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, लोगों के लिए किस चीज़ की कौन से काम करने की ज़रूरत है, और आप क्यों अकाउंटेबिलिटी के अंदर फंसे हुए हैं और हर वक्त कभी देख रहे हैं कि किसको जेल में डालना है, वो डालना है। आप इकोनॉमी पे फोकस करें। आपको याद होगा हमारे तो DG ISI ने जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने हमें वाकया सुनाया कि उनसे जब किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा मसला क्या है, उन्होंने कहा इकोनॉमी सबसे बड़ा मसला है। अच्छा राजा आमिर अब्बास साहब, ये बताइए कि अब आप कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, एक तो मुश्ताक गनी साहब लेकर गए हैं तौहीन अदालत, अब ये मामला तौहीन अदालत में सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, या फिर आप तवक्को कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और जाकर कहेगा कि जनाब ये देखें तमाम इदारों की रिपोर्टें हमारे पास आ गई हैं, इलेक्शन तो नहीं करा सकते हम? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने उस फैसले में भी लिखा था कि इन केस अगर किसी को आना पड़ता है तो वो आएंगे। ऑब्वियसली अब जो फ्री कैन हैं वो जाएंगे कि जनाब ये ऑल्दो कि ये एक ऐसी पिटीशन थी कि जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही थी और मैं समझता हूँ कोई भी जा सकता है, लेकिन अगर वो चला गया है उसमें गनी साहब, तो वो भी असल चीज़ तो है टू नॉक द डोर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इट हैज़ बीन नॉक्ड, उन्हें भी नज़र आ रहा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट देगा कि जी मैंने फाइनेंस से, और अगर उस जजमेंट को पढ़ें तो उसमें उन्होंने एक बड़ी क्लियर तमाम इदारों को पाबंद कर दिया। जो आईन पाकिस्तान है वो पाबंद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ, मैं तो समझता हूँ अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त तक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स या वो शुरू कर देता तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाता कि जनाब हमने तो ये प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर दी, लेकिन जहाँ पे इलेक्शन कमीशन खुद इस किस्म का कोशिश कर रहा हो कि जी ना ही हो तो बेहतर है। बट नाउ लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्लियरली कह देना है कोई फंड्स का मसला नहीं है, ट्रस्ट में कोई मसला नहीं है, ये आपने कहां से कंसोलिडेटेड फंड से फंड्स देने हैं, ऑलरेडी वो हैं 20 अरब रुपए चाहिए या 100 अरब रुपए की सब्सिडी आ गई है। और उसके अलावा बात रहेगी कि जी आपने क्या कच्चे में जो पुलिस लगी हुई है, आजी साहब अगर ये बयान मैं देखूंगा वो सुप्रीम कोर्ट में अगर ये बात करते हैं कि जी कच्चे में पुलिस लगी हुई है, टोटली वो अब अदालती अमले की बात हो रही है कि जी सेंसस में लगा हुआ है, हमारे पास हमला नहीं है। दीज आर ऑल लेम एक्सक्यूजेस। बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन असल बात जो इससे पहले होती थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो गिल्टी नहीं होगा ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद तो क्या कर सकता है जब सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद किया है कि तमाम इदारे 220 के तहत सपोर्ट दें और सपोर्ट नहीं दे रहे, तो इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की मैं समझता हूँ ये ड्यूटी बनती है कि इलेक्शन कमीशन शुड हैव बीन देयर एट द फर्स्ट इंस्टेंस। आज से 2 हफ्ते पहले वो आ जाता कि जी केपी में ये है, हमारी मैंडेट है, हमने ये इलेक्शंस करवाने हैं, गवर्नर साहब दोबारा ये इस किस्म के ऑर्डर्स कर रहे हैं तो उनको डायरेक्शंस दी जाए। अब यहाँ पे इशू है कि जी अगर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कॉन्टेम्प्ट नहीं हो सकती, अगर गवर्नर साहब के खिलाफ नहीं हो सकती, लेकिन गवर्नर साहब ये याद रखें कि अगर उनकी सीट के दौरान नहीं हो सकती तो उसके बाद तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जब वो कुर्सी पे नहीं होंगे।
फिर तो कोई क्रिमिनल जो उनसे केसेस हैं उसमें ये होता है तो कि आपके ख्याल में इस सारे मामले में असल प्रॉब्लम में गवर्नर केपीके नहीं होंगे? क्योंकि उनको तो बहुत क्लैरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपका काम सिर्फ तारीख देना है, बाकी सारे मसाइल जो हैं कि पैसे हैं या नहीं है, सिक्योरिटी है या नहीं है, ये तमाम चीजें बाकी इदारों ने देखनी है, आपने नहीं देखनी। लेकिन इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर इन तमाम चीजों ही को देख रहे हैं बजाय तारीख देने के। देखिए बिल्कुल वो प्रॉब्लम में होंगे तमाम वो अदारे जो अपनी रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि जब IG पंजाब अगर वहाँ जाके कहते हैं कि जी जब लाहौर में एक पिटीशन लगी थी कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, हमें तारीख दे दी जाए, तो ये तमाम वो लोग होंगे। और सुप्रीम कोर्ट को अब इसको ये नहीं कि जी फिर ये लंबी पेशियाँ होती रहें। चीफ जस्टिस साहब मैं समझता हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, पूरी अदालत इस चीज़ पे तैयार है कि 90 डेज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बार है उसको जो मैक्सिमम उन्होंने डेट दी थी वो गुजर चुकी है, वो जा चुके हैं। तो अब ऐसी सूरत में अगर सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानी जाती, अगर इस मुल्क में रिट ऑफ दी गवर्नमेंट जो सी है वो जो सी इस हद तक सिर्फ यही रहेगी है कि जनाब पुलिस का ये फ़र्ज़ है और जो केयर टेकर्स का फ़र्ज़ है कि इलेक्शंस को भूल जाइए और घरों पे जाके रेड कीजिए, नहीं, अब बात है इलेक्शंस की। और आपने अभी बात की थी, इससे पहले भी बात हो रही थी कि जी कोई आपस में बैठ के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये देखिए सबसे बड़ा ये है कि अगर बात हो रही है 2 माह आगे की या 3 माह की, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज अगर नेशनल असम्बलीज और सूबाई असम्बली सिंध की और बलूचिस्तान की डिसॉल्व होती है तो 90 डेज वहां से भी मिल जाते हैं, इलेक्शन ऑटोमेटिकली आगे चले जाते हैं। बात यह है कि वो ऐलान कर दें कि जी ये रेजोल्यूशन की तरफ जा रही है, समरी भेज दें प्रेसिडेंट को। सुप्रीम कोर्ट किसी पंचायती फैसले की तरफ जाएगी या तौहीन अदालत की तरफ जाएगी? देखिए अब पंचायती फैसले का कोई टाइम नहीं है, आइन किसी पंचायती फैसले की इजाजत नहीं करता। पंचायती सोल्यूशन की तरफ चलेंगे, वो जस्टिस मुनीर दे चुका है पंचायती सोल्यूशन, ठीक है, वो वाला काम नहीं होगा। आप जस्टिस कॉर्नेलियस की आप एग्जाम्पल ज़हन में रखिए और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो सी है वो ही होगी। और पंचायती फैसला मैक्सिमम टू दिस एक्सटेंट हो सकता है कि आप पार्टीज अगर नेशनल असेंबली और उसकी रेजोल्यूशन की सूरत में एग्री करती हैं कि जी जनरल इलेक्शन हो जाए मुल्क भर में, दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड, अदरवाइज आई डोंट सी कि ये चीज़ आगे बढ़ सकेगी। चलिए बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, आरफा नूर साहिबा और हुमायूं अख्तर साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।